तो आज आ गए हैं आईसीएससी 2025 का जो फिजिक्स पेपर हुआ, क्लास 10 आईसीएससी का जो फिजिक्स पेपर हुआ उसका सॉल्यूशन लेके। यहां पर मैं सॉल्यूशन तुम लोगों को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा और उसके साथ साथ किस क्वेश्चन में कैसे नंबर को डिवाइड किया जाएगा, मतलब मार्किंग से कैसे, कहां पर कितना मार्क्स तुम्हें मिलेगा, वो भी मैं तुम लोगों को बताता रहूंगा, ताकि तुम लोगों को एकदम आज ही समझ में आ जाए कि तुम्हें ऑलमोस्ट कितना मार्क्स मिलने वाला है। ओके, क्योंकि इसके बाद ऑब्वियसली दूसरे एग्जाम्स के लिए भी तुम्हें प्रिपेयर करना है, तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये है अपना पेपर, फिजिक्स साइंस पेपर 1, मैक्सिमम मार्क्स 80, टाइम अलाउड 2 आवर्स। ओके, ये सब तो तुम्हें पता ही होगा, ऑलरेडी तुम लोगों ने ये पढ़ भी लिया है। तो जल्दी जल्दी चले जाते हैं सेक्शन ए में। ओके, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम लोगों को पूरा सेक्शन ए का जो सोल्यूशन है वो बताऊंगा, सेक्शन ए पूरा कवर करेंगे हम लोग। ओके, तो चलो, सेक्शन ए था 40 मार्क्स का, सेक्शन बी था 40 मार्क्स का, तुम लोगों को ऑलरेडी पता है। तो ये पहला 40 वाला देख लेते हैं। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, तो यहां पे कोई भी ऑप्शन नहीं था, ये तुम लोगों को पता है। तो बच्चों, ये है अपना क्वेश्चन 1 का जो रोमन 1, ये वाला क्वेश्चन हम लोग अभी देखेंगे। क्वेश्चन क्या है देखो, ऑलरेडी मैंने तुम लोगों को शॉर्ट्स में और वीडियो में भी मैं जो एमसीक्यू है उसका आंसर मैंने तुम लोगों को दिखा दिया है। ओके, इसलिए यहां पर भी देखो मार्क किया हुआ है। ओके, तो अभी मैं तुम लोगों को एकदम प्रॉपर्ली सॉल्व करके दिखाऊंगा। ओके, क्या पूछा गया है, जो पहला क्वेश्चन था, अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय 2 इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस दैट आर नॉट अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, देन द बॉडी विल डू व्हाट। लेट अस कंसीडर, सोचो ये अपना बॉडी है, ये है अपना बॉडी। इस बॉडी के ऊपर 2 फोर्स एक्ट किया गया है, 2 इक्वल फोर्स है। देखो यहां पर लिखा गया 2 इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगा। ओके, दैट आर नॉट अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन सेम नहीं होगा। मतलब सोचो, एक फोर्स अगर यहां से एक्ट किया गया है एफ फोर्स, दूसरा जो एफ फोर्स होगा वो यहां से एक्ट किया गया है। ओके, तो हम लोगों को पता है कि अगर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रहा है सेम पॉइंट में, तो नेट फोर्स विल बी 0 और देयर विल बी नो रेक्टिलिनियर मोशन एंड नो रोटेशनल मोशन। लेकिन अगर वो दूसरे 2 अलग अलग पॉइंट पे एक्ट करे, तब जाके वो वहां पर भी नेट फोर्स 0 होगा, लेकिन टॉर्क रहेगा। तो नेट फोर्स 0 होने के लिए नो रेक्टिलिनियर मोशन, ओके, नो ट्रांसलेशनल मोशन, एंड अगर टॉर्क है तो इसलिए देयर विल बी ओनली रोटेशनल मोशन। इसीलिए मैंने ऑप्शन बी को करेक्ट चुना है। हमें क्लियर बच्चों? तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन था। क्या पूछा गया था, Which among the following is a vector quantity? तो ऑब्वियसली तुम्हें पता है वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो ये नहीं होगा। पावर इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वर्क और एनर्जी इज सेम। लेकिन मोमेंट ऑफ फोर्स या मोमेंट ऑफ कपल या टॉर्क, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, isn't it? So this is a vector quantity, तो this will be the correct option. Am I clear बच्चों? So option D is correct. Okay. अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, व्हाट इज द करेक्ट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ अ कैंडल। ओके, मैंने तुम लोगों को हर बार बताया था, जो मैं अब मेरे स्टूडेंट है जो जिनको मैंने स्कूल में पढ़ाया है, ओके, उन लोगों को मैं बार बार बताता रहता था कि एक क्वेश्चन, 1 मार्क का क्वेश्चन तो एटलीस्ट एनर्जी कंजर्वेशन से आएगा ही आएगा। ओके, तो देखो यहां पर अगर एक कैंडल है, अगर कैंडल है, ओके, तो कैंडल अगर जल रहा है तो ऑब्वियसली वो क्या है, केमिकल एनर्जी से हीट और लाइट पैदा हो रहा है। अगर कैंडल के सामने हाथ रखो तो ऑब्वियसली हीट होगा, और लाइट तो हमें कैंडल से मिलता ही है। ओके, तो केमिकल एनर्जी से हीट एंड लाइट एनर्जी विल बी जनरेटेड। ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच इज ऑप्शन 4। देखो ऑप्शन 4 में क्या बोला गया है, when a ray of light passes from one optical medium to another, एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे मीडियम में वो पास कर रहा है, मतलब
ऑब्वियसली रिफ्रैक्शन हो रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज डज नॉट चेंज, कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होता. तो देखो एम्पलीट्यूड, देखो अगर ये एक इंटरफेस है टू मीडियम का, मीडियम 1 दिस इज मीडियम 2, और लाइट यहां से यहां तक जा रहा है. ओके मैंने यहां पर दिखाया कि रेयरर से डेंसर तक लाइट रिफ्रैक्ट हो रहा है. ओके तो एम्पलीट्यूड चेंज हो सकता है. क्यों चेंज हो सकता है? क्योंकि देखो यहां पर सिर्फ रिफ्रैक्शन तो नहीं होगा, कुछ एब्जॉर्प्शन होगा, कुछ रिफ्लेक्शन भी होगा, इजंट इट. तो अगर रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन में कुछ कम हो गया तो ऑब्वियसली एम्पलीट्यूड में कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि इंटेंसिटी कम हो जाएगा, इजंट इट. एंड इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड इज कनेक्टेड टू ईच अदर. अब देखो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इजंट इट, वो सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है. तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ओके यहां पर देखो वेवलेंथ, ऑब्वियसली हमें पता है वेवलेंथ चेंज हो जाता है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाता है. मतलब अगर रेयरर से डेंसर में जाएगा तो ऑब्वियसली स्पीड हो जाएगा कम, स्पीड विल बी लेस, और अगर उल्टा हुआ तो स्पीड बढ़ जाएगा, इजंट इट. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन 5 में. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ. तो देखो ये तो एकदम प्रॉपर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है. तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन ए, विच इज गामा रेज, देन विजिबल लाइट, देन माइक्रोवेव. असेंडिंग मतलब कम से ज्यादा तक. ओके तो गामा रे उससे ज्यादा, विजिबल लाइट उससे ज्यादा माइक्रोवेव. ओके तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में. Our next question is question number 7. For a real image formed by convex lens, the ratio of image is to object is 2:5. Okay, मतलब image height is to object height is 2:5. Then the object is I is the height of the image and O is the height of the object. तो object को कहां पर रखा गया है? तो देखो यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस रखा गया. देखो ये भी एक एनालिसिस टाइप ऑफ क्वेश्चन है, मतलब तुम्हें थोड़ा सा चीज रिकॉल करना पड़ेगा और उसके बाद तुम्हें आंसर को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एनालिसिस करके. कैसे? देखो हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर आई बाई ओ कर देते तो दैट इज 2/5, इजंट इट. अब देखो हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज हाइट बाई ऑब्जेक्ट हाइट दैट इज मैग्निफिकेशन. तो मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि मैग्निफिकेशन इज 2/5 या 0.4, मतलब ये है लेसर देन 1, इजंट इट. अब देखो तो अगर मैग्निफिकेशन 0.4 है मतलब इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, इजंट इट. तो हमें ये सोचना पड़ेगा. देखो यहां पर ये बोल दिया गया है रियल इमेज, दिस इज अ रियल इमेज, इजंट इट. तो रियल इमेज है, ऑब्वियसली देखो यहां पर धोखा मत खा जाना क्योंकि यहां पर मैग्निफिकेशन प्लस आ रहा है. मैंने तुम लोगों को हमेशा बताया है कि मैग्निफिकेशन रियल इमेज के लिए नेगेटिव होता है, लेकिन यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया गया है. यहां पर ऑलरेडी बोल दिया गया है कि रियल इमेज मतलब मैग्निफिकेशन ऑब्वियसली नेगेटिव ही है, लेकिन यहां पर मैग्नीट्यूड लिया गया है. ओके फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस द रेशियो इज 2:5. तो मैग्निफिकेशन इज लेसर देन 1, मतलब इमेज हाइट ऑफ द इमेज इज लेसर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इजंट इट. कब ऐसा होता है? देखो अगर तुम सोचो ऑब्जेक्ट को जब इंफिनिट में रखा जाता है तो इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड. ये हाईली डिमिनिश्ड तो नहीं, ये 1 से छोटा है लेकिन बहुत ज्यादा छोटा नहीं है, इजंट इट. तो हाईली डिमिनिश्ड नहीं होगा. उसके बाद क्या होता है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड 2f एट दैट टाइम इट इज डिमिनिश्ड, इजंट इट. व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके इज केप्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर एट दैट टाइम इट इज, मतलब when object is kept at 2f, मुझे यही कहना चाहिए, when object is kept at 2f at that time object height and image height is equal. उसके बाद वो ऐसा ऐसा बड़ा हो जाता है जितना पास जाता है, और जब ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में रहता है उस टाइम पे ये वर्चुअल होता है एंड एनलार्ज होता है, इजंट इट. ये चीज मैं तुम लोगों को हमेशा बोलता था कि ये ऑब्जेक्ट हाइट वर्सेस इमेज हाइट का जो टेबल है इसको बहुत अच्छे से याद रखना बच्चों. तो देखो वहां से ही क्वेश्चन है, तो ये होगा बियॉन्ड 2f, क्योंकि बियॉन्ड 2f में ये होता है डिमिनिश्ड, नॉट हाईली डिमिनिश्ड बट डिमिनिश्ड. ओके तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. एम आई क्लियर? देखो ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस में क्या होता है? ये वर्चुअल इमेज हो जाता है, तो रियल इमेज, तो ये ऑब्वियसली रॉन्ग आंसर. एट f तब ये हाईली मैग्नीफाइड हो जाता है, हाईली मैग्नीफाइड
तो ये भी नहीं होगा, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर। बिटवीन एफ एंड टू एफ ये उस टाइम पे मैग्निफाइड होता है, तो ये भी नहीं हो सकता, इजंट इट? तो इसीलिए मैंने ऑप्शन बी को चूज किया। मैंने तुम लोगों को बताया था कि मैं हर क्वेश्चन को अलग से बोलूंगा, उसको लेकर प्रॉपर्ली सॉल्व, सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं तुमने करेक्ट आंसर दे दिया, उसके साथ साथ जो सब रॉन्ग आंसर था वो क्यों रॉन्ग आंसर था उसका लॉजिक भी मैंने तुम लोगों को बताया है, ओके, और बताता जाऊंगा, ओके। तो ऑब्वियसली वीडियो के एंड तक रहना है बच्चों। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में a ray of light is incident normally on a face of equilateral prism. The ray gets totally reflected at the second refracting surface. The total deviation produced in the path of ray is how much? तो देखो यहां पर मैं तुम्हें इसको एकदम प्रॉपरली इसका जो डायग्राम है वो ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये देखो, मैं एक इक्विलैटरल प्रिज्म पहले ड्रॉ कर लेता हूं। ये है अपना इक्विलैटरल प्रिज्म, दिस इज ए बी एंड सी, ओके। अब देखो तो क्या पूछा गया है, देखो द रे गेट्स टोटली रिफ्लेक्टेड एट द सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो ये है अपना ए बी है अपना पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस। उसके बाद ये अगर एसी में जाता है तो दैट इज द सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और जहां पर इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है, ओके। तो टोटल डेविएशन कितना होगा ये हमें निकालना पड़ेगा। अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन फेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो यहां पर ये नॉर्मली इंसिडेंट हुआ, ऐसा हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर नॉर्मली इंसिडेंट होगा तो ऑब्वियसली कोई भी डेविएशन नहीं होगा, ओके। तो ये एकदम सीधा अंदर चला जाएगा, isn't it? चला गया अंदर। अब देखो अगर ये अंदर चला गया, ये एक इक्विलैटरल प्रिज्म है, मतलब 60, दिस इज ऑल्सो 60 एंड दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री, ओके। ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया, ये 60, ये 90, 90 प्लस 60 इज 150, तो ये हो गया 180 माइनस 150 विच इज 30 डिग्री, ओके बच्चों। अब देखो यहां पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा या टीआईआर होगा, वो देखने के लिए एक नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दिया यहां पर। तो अगर ये एक नॉर्मल है एसी साइड के ऊपर, तो ये 30 डिग्री होगा, तो ऑब्वियसली एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी 60 डिग्री। अब देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 60 डिग्री है, ये अगर एक ग्लास प्रिज्म है, तो उसके लिए जो क्रिटिकल एंगल होता है दैट इज 42 डिग्री। अब क्योंकि क्रिटिकल एंगल यहां पर कम है एंगल ऑफ इंसिडेंस से, तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब यहां पर जो लाइट रे है ये एकदम सीधा बाहर चला जाएगा। ऐसा डायग्राम तुम लोगों ने प्रैक्टिस भी किया है, तो ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन तो इसको मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ थोड़ा ट्विस्ट करके दिया गया है, ओके। एकदम डायरेक्ट नहीं कि एक प्रिज्म देकर तुम लोगों को ड्रॉ करने के लिए बोला गया है, ओके। तो ऐसा क्वेश्चन, अब देखो मैं तुम लोगों को हमेशा बोल रहा था कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है बच्चों, तो ऑब्वियसली अब हमें फिजिक्स को ऐसे पढ़ना है। तो देखो अगर ये 60 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये भी 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये होगा देन 30 डिग्री, ये है 60 डिग्री, तो 60 प्लस 30 इज 90, तो ये भी हो जाएगा 90 डिग्री, तो ऑब्वियसली ये सीधा बाहर निकल जाएगा, isn't it? तो देखो अब हमें निकालना पड़ेगा एंगल ऑफ डेविएशन। अब एंगल ऑफ डेविएशन देखो कैसे निकालेंगे, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस का, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस का डायरेक्शन, isn't it? तो मतलब सॉरी इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, ओके, ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, isn't it? अब देखो इंसिडेंट रे से जो रिफ्रैक्टेड रे है वो कितना डेविएट किया, ये है डेविएशन, isn't it? ये एंगल हम लोगों को निकालना पड़ेगा डेल। तो देखो अगर ये टोटल एंगल पकड़ा जाए, मैं इसको कुछ और एक मतलब पिक्चर ले लेता हूं और एक कलर ले लेता हूं, ये टोटल जो है, ये टोटल ये कितना है 180 डिग्री। देखो ये है 60 डिग्री, ये भी है 60 डिग्री, isn't it? ये टोटल है 180 डिग्री, ये है 60 डिग्री, ये भी है 60 डिग्री, तो 60 प्लस 60 120, तो बाकी कितना रह गया, बाकी ये वाला रह गया, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, isn't it? तो ये कितना हो गया 180 माइनस 60, तो ये वाला पोर्शन हो गया 60 डिग्री, तो 60 डिग्री विल बी द अमाउंट ऑफ डेविएशन। हमें क्लियर बच्चों, समझ में आया? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, in a closed circuit containing a bulb in a cell, the electromotive force
EMF मतलब एप्सिलॉन एंड द टर्मिनल वोल्टेज V is related as okay given I is current and R is the internal resistance मतलब यहां पर सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको कंसीडर किया गया है। तो ऑब्वियसली ये ऐसा होगा, देखो ये है अपना बल्ब, उसके साथ ये है अपना सेल और ये है सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, यहां पर पूछा गया है, मतलब यहां पर बोला गया है, इसको थोड़ा मैं रीड्रॉ कर देता हूं। देखो इन अ क्लोज सर्किट कंटेनिंग अ बल्ब, ओके, तो यहां पर ये जो सर्किट है ये क्लोज्ड है, मतलब ओपन सर्किट नहीं है। ओके, तो अगर ये क्लोज सर्किट है तो ये है एप्सिलॉन, ये है इंटरनल रेजिस्टेंस जिसका रेजिस्टेंस है आर। ओके, अब देखो तो यहां से अगर आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है और इसका रेजिस्टेंस अगर आर है तो ऑब्वियसली हमें पता है एप्सिलॉन इज इक्वल टू ईएमएफ इज इक्वल टू आई कैपिटल आर प्लस आई स्मॉल आर। अब देखो इस आई कैपिटल आर को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज, मतलब ये हो गया अपना टर्मिनल वोल्टेज, इजंट इट। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू वी प्लस आई आर। अब देखो यहां पर जितना भी इक्वेशन है वो वी से है लेफ्ट में, तो वी विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस आई आर। एम आई क्लियर बच्चों, समझ में आया? तो ये है v इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस आई आर, तो दैट विल बी ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया बच्चों? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्या पूछा गया है? अ मेटल पीस ऑफ 5 ग्राम हैज थर्मल कैपेसिटी 2.5 जूल पर केल्विन। ये एक बहुत ही लाइक ऐसा क्वेश्चन है जो गूगली टाइप ऑफ है, जहां पर गलत होने का चांसेस बहुत ही है, मतलब तुम लोग गलती से कुछ करके आ जाओगे और मार्क्स कट जाएगा। ओके, तो देखो इसको अच्छे से देखो, इसका जो थर्मल कैपेसिटी है दैट इज 2.5 जूल पर केल्विन। इफ द मास ऑफ द मेटल इज ट्रिपल्ड देन इट्स स्पेसिफिक कैपेसिटी विल बी हाउ मच। अब देखो थर्मल कैपेसिटी दे दिया गया है, मास इसका दे दिया गया, मतलब मास इज इक्वल टू 5 ग्राम एंड थर्मल कैपेसिटी इज इक्वल टू मतलब स्मॉल सी इज इक्वल टू 2.5 जूल पर केल्विन। अब देखो यहां पर स्मॉल सी कैपिटल सी तो समझ में आएगा, तो इसलिए स्पेसिफिक कैपेसिटी को हम लोग सी प्राइम करके लिख रहे हैं। ओके क्लियर? अब देखो हमें ये तो पता ही है कि सी इज इक्वल टू m इंटू सी प्राइम, इजंट इट? मतलब थर्मल कैपेसिटी इज इक्वल टू m इंटू सी प्राइम, मतलब मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इजंट इट? तो देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी प्राइम इज इक्वल टू सी बाई एम, तो सी है 2.5 एंड m होगा इसका 5, मतलब ये आंसर हो जाएगा 0.5 जूल ग्राम टू द पावर -1 Kelvin to the power -1. So this is option number D. So D is the correct option. आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहां पर चले जाते हैं। देखो ये है assertion reason। अब तक 2 assertion reason आ रहा था, लास्ट ईयर भी आया था, इस बार एक ही assertion reason आ रहा है, तो देख लेते हैं। तो देखो यहां पर assertion में क्या कहा गया है? As the level of water in a tall measuring cylinder kept under running tap rises, the pitch of sound gradually increases. क्यों? देख लेते हैं इसको। देखो ये अगर एक मेजरिंग सिलेंडर है, अब अगर यहां पर इस मेजरिंग सिलेंडर में अगर टैप वाटर से पानी गिर रहा है, ऐसे करके पानी गिर रहा है, तो क्या होगा? धीरे 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 इसका वाटर का जो लेवल होगा वो बढ़ेगा, इजंट इट? अब देखो जब वाटर का लेवल बढ़ेगा तो जो एयर कॉलम है वो घट जाएगा, इजंट इट? और हमें क्या पता है, जब एयर कॉलम का हाइट या एयर कॉलम का लेंथ कम हो जाता है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड बढ़ जाता है, इजंट इट? तो यहां पर क्या बोला गया है कि जब इन केस ऑफ मेजरिंग सिलेंडर केप्ट अंडर रनिंग टैप राइजेस, जब वाटर का लेवल राइज कर जाता है तो पिच ऑफ साउंड ग्रेजुअली इंक्रीजेस। जो साउंड का पिच है उसका पिच बढ़ जाता है, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, यही है। तो दिस इज ट्रू, इजंट इट? अब आ जाएंगे रीजन। रीजन क्या बोला गया है? फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वाटर कॉलम। अब देखो हमें क्या पता है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है वहां पर जितना एयर कॉलम का हाइट कम होगा, हाइट ऑफ एयर कॉलम जितना कम हो जाएगा उतना फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, इजंट इट? अब देखो अगर
यहां पर बोला गया है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वाटर कॉलम। तो अगर लेंथ ऑफ वाटर कॉलम बढ़ेगा तब जाके लेंथ ऑफ वाटर कॉलम, ये वाला पोर्शन, ये जब बढ़ जाएगा तब जाके जो लेंथ ऑफ एयर कॉलम है वो घट जाएगा, इजंट इट? और जब लेंथ ऑफ एयर कॉलम घट जाएगा तब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ एयर कॉलम एंड फ्रीक्वेंसी दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बट लेंथ ऑफ वाटर कॉलम एंड फ्रीक्वेंसी दे आर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इजंट इट? मतलब जब लेंथ ऑफ वाटर कॉलम बढ़ेगा तभी ना जाके एयर कॉलम का लेंथ छोटा होगा, इजंट इट? और तभी ना जाके फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। तो यहां पर जब वाटर कॉलम का लेंथ बढ़ जाएगा उस टाइम पे तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगा, इजंट इट? तो इसीलिए यहां पर जो रीजन है दैट इज फॉल्स। ओके, तो assertion ट्रू, रीजन फॉल्स, तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच इज क्वेश्चन नंबर 12। यहां पर क्या बोला गया है देखो, इन द गिवन सर्किट Y and Z the resistors R1 and R2 are connected in which way? ओके, तो देखो यहां पर Y में देखते हैं सबसे पहले, ये है R1, ये है R2। अब देखो ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल, इजंट इट? तो देखो पॉजिटिव टर्मिनल ये वायर है जहां पर कोई भी रेजिस्टेंस हम लोग नहीं पकड़ेंगे, यहां पर ही रेजिस्टेंस है, इजंट इट? तो ये अगर पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये भी पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये अगर नेगेटिव टर्मिनल है तो यहां पर भी नेगेटिव टर्मिनल होगा, यहां पर भी नेगेटिव टर्मिनल होगा और इस तरफ भी पॉजिटिव टर्मिनल होगा, इजंट इट? अब देखो ये अगर सोच लो, एक एग्जांपल के तौर में मैं बताता हूं, ये अगर 5 वोल्ट है, ओके, तो ये है +5 वोल्ट, यहां पर है +5 वोल्ट और यहां पर है 0 वोल्ट, इजंट इट? तो यहां पर भी 5 वोल्ट होगा, यहां पर भी 5 वोल्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये तो प्रॉपर्ली कनेक्टेड है R2 के इस साइड के साथ और R1 के इस साइड के साथ, इजंट इट? तो इसीलिए यहां पर +5 वोल्ट होगा, यहां पर भी +5 वोल्ट होगा और यहां पर 0 वोल्ट होगा, मतलब इन दोनों जगह पर 0 वोल्ट ही होगा। तो ऑब्वियसली इन दोनों रेजिस्टेंस R1 और R2 के दोनों तरफ देखो, दोनों तरफ, एक तरफ 5 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है, एक तरफ 0 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है, इजंट इट? तो ऑब्वियसली ये पैरेलल में कनेक्ट होगा। अब वैसे ही अगर इसको देखा जाए, सोचो ये अगर नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो देखो R1 के इस तरफ है पॉजिटिव टर्मिनल, R2 के ये तरफ है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल, इजंट इट? तो यहां पर भी R1 और R2 भी पैरेलली कनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली B इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके बच्चों, समझ गए? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या बोला गया है, अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट P emits one alpha particle, एक अल्फा पार्टिकल, ओके, and transforms to a new element Q. What will be the position of element Q in periodic table? क्या क्वेश्चन है? ओके, मतलब केमिस्ट्री के साथ भी थोड़ा कनेक्ट कर दिया गया है। ओके, तो देखो यहां पर क्या करेंगे, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है P, तो सोचो ये है अपना P, P का एटॉमिक नंबर है Z एंड मास नंबर है A, ओके? अब यहां से एक अल्फा पार्टिकल निकला है, देखो एक अल्फा पार्टिकल निकला है, ओके? अब अगर एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो जो डॉटर एलिमेंट होगा दैट इज Q, और उसके साथ एक अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम न्यूक्लियस 2He4, तो ये अगर 2He4 है तो ऑब्वियसली Z-2 हो जाएगा एटॉमिक नंबर एंड A-4 हो जाएगा मास नंबर। तो ये हो गया अपना न्यूक्लियर रिएक्शन। यहां पर न्यूक्लियर रिएक्शन भी मैंने तुम लोगों को लिख के दे दिया है ताकि समझ में आ जाए। अब पूछा गया है व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट Q इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट Q का पोजीशन क्या होगा, ओके? तो देखो यहां पर दिख ही रहा है कि पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, इजंट इट? तो देखो यहां पर P में Z नंबर ऑफ एटम्स है, मतलब Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, एंड Q में Z-2 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। तो ऑब्वियसली अगर यहां पर P रहे तो उसके पहले कुछ और रहेगा और एक कुछ रहेगा, उसके पहले Q रहेगा, ओके? तो 2 ग्रुप टू द लेफ्ट द ग्रुप, ओके, मतलब 1 1 एंड 2, ओके? तो दिस इज ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट जो एमसीक्यू है दैट इज एमसीक्यू नंबर 14। ईच ऑफ द सब्सटेंसेस गिवन बिलो इज सप्लाइड विथ सेम अमाउंट ऑफ हीट। सबको सेम अमाउंट ऑफ हीट दिया गया है, सबको, लेड, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेट अस कंसीडर क्यू अमाउंट ऑफ हीट दे दिया गया है सबको। विच वन विल अटेन द हाईएस्ट टेम्परेचर?
तो देखो यहां पर दिखा देता हूं एक चीज, यहां पर क्या किया गया है, सब्सटेंस का नाम लिखा गया है और उसका स्पेसिफिक हीट का वैल्यू दे दिया गया है। ओके बच्चों, तो मैं तुम लोगों को बोलता भी था कि स्पेसिफिक हीट याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, अगर कोई भी क्वेश्चन हुआ तो वो अगर स्पेसिफिक हीट का जरूरत है वो दे दिया जाएगा। देखो जैसे यहां पर एकदम प्रॉपर टेबल कर दिया गया है, इजंट इट? तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, हीट और स्पेसिफिक हीट के साथ क्या रिलेशन है। देखो Q इज इक्वल टू एम सी डेल टी, इजंट इट? तो यहां पर क्या बोला गया, ईच ऑफ द सब्सटेंस गिवन बिलो इज सप्लाइड विद सेम अमाउंट ऑफ हीट विच वन विल अटेन हाईएस्ट टेम्परेचर। हालांकि यहां पर मास सेम है या नहीं ये बोला नहीं गया है। okay? तो अगर मास सेम ऐसा पकड़ लेते हैं, अगर मास सेम पकड़ लेते, क्योंकि अगर सेम नहीं है तो ऐसे बोला नहीं जाएगा, मास अगर कांस्टेंट है तो और क्यू भी अगर कांस्टेंट है तो सी और डेल टी के बीच रिलेशन क्या होगा, सी विल बी, या ऐसे लिख सकते हैं डेल टी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी, इजंट इट? मतलब जिसका सी ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर कम बढ़ेगा। तो यहां पर क्या निकालना है, हाईएस्ट टेम्परेचर, किसका टेम्परेचर हाईएस्ट होगा। ओके, सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका बढ़ेगा, तो जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे कम है उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, इजंट इट? तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे कम किसका है, देखो यहां पर अगर चारों देख लो तो ये लेड का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है दैट इज द लीस्ट, इसीलिए लेड का जो टेम्परेचर है वो भी सबसे हाईएस्ट बढ़ेगा। तो दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में विच इज द लास्ट ऑफ एमसीक्यू। देखो ये है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर XV या 15। द फॉलोइंग फिगर शोज अ स्मॉल बार मैग्नेट फॉलिंग फ्रीली थ्रू अ कॉपर रिंग, अ वेरी conceptual and smart question. Okay, for the observer A the direction of induced current will be what? अब देखो ऑब्जर्वर ए, तो यहां पर ऑब्जर्वर का जो आंखें हैं वो भी ड्रॉ कर दिया गया है, तो ऑब्जर्वर यहां पर खड़ा हुआ है, ये है अपना ऑब्जर्वर। ओके, अब देखो अगर ये मैग्नेट नीचे की तरफ जा रहा है तो मतलब नॉर्थ अप्रोच कर रहा है। अब देखो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ नॉर्थ को स्टॉप करने की कोशिश करेगा, नॉर्थ को स्टॉप कौन कर सकता है, नॉर्थ ही कर सकता है, तो यहां पर एक नॉर्थ पोल होगा, इजंट इट? अबव में एक नॉर्थ पोल होगा क्योंकि नॉर्थ ही नॉर्थ को रिपेल करता है। अब अगर एक नॉर्थ पोल होगा, अब क्लॉक रूल से हम लोगों को क्या पता है, नॉर्थ पोल होने से जो करंट का डायरेक्शन होता है दैट इज इंड्यूस करंट का जो डायरेक्शन होता है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो यहां पर क्या दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, जब ये ऊपर रहेगा तब ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। अब जब ये नीचे जाएगा, देखो यहां पर नीचे चला गया और उसके बाद ये बाहर की तरफ मतलब दूर की तरफ जा रहा है, मतलब साउथ दूर जा रहा है, उसको स्टॉप करने की जरूरत है। अगर उसको स्टॉप करना है तो नीचे मतलब नीचे की तरफ यहां पर कौन सा पोल जनरेट करना पड़ेगा, अट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो साउथ को अट्रैक्ट करने से नॉर्थ पैदा होगा, तो नीचे नॉर्थ अगर पैदा होगा तो नीचे एंटी क्लॉकवाइज होगा। ओके, लेकिन अब देखो नीचे अगर एंटी क्लॉकवाइज है लेकिन ऑब्जर्वर कहां पर है, ऊपर है, तो अगर नीचे एंटी क्लॉकवाइज है तो ऊपर क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। तो इन द सेकेंड केस इट विल बी क्लॉकवाइज, मतलब ये जो ऑब्जर्वर है पहली बार एंटी क्लॉकवाइज देखेगा, नेक्स्ट टाइम क्लॉकवाइज देखेगा। तो देखो ये है अपना ऑप्शन सी, यहां पर एंटी क्लॉकवाइज व्हेन मैग्नेट इज अबव द रिंग एंड क्लॉकवाइज व्हेन द मैग्नेट इज बिलो द रिंग। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया बच्चों? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। कंप्लीट द फॉलोइंग बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द ब्रैकेट। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ए, इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट। अब देखो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर ये अपना ऑब्जेक्ट है टुवर्ड्स द सेंटर क्या एक्ट करता है, सेंट्रीपेटल फोर्स। अवे फ्रॉम द सेंटर क्या एक्ट करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अवे फ्रॉम द सेंटर विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आया? आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ। अब देखो मैं तुम लोगों को बोल रहा था कि हमेशा किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिपेंडेंस। ओके, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है ये सब याद रखना जरूरी है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और ऐसे एनालिटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। ओके, तो ऑब्वियसली देखो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो मीडियम का जो ऑप्टिकल डेंसिटी है उसमें चेंज हो जाएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर तो नहीं है। वेवलेंथ ऑफ लाइट,
अगर अलग अलग वेवलेंथ मतलब अलग अलग कलर ऑफ लाइट, उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है। हमें पता ही अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ ये ऐसा बोला जाता है ना कि फॉर टू पर्टिकुलर मीडियम एंड फॉर अ पर्टिकुलर कलर ऑफ लाइट, तो अगर वेवलेंथ चेंज हो जाएगा तो ऑब्वियसली कलर चेंज हो जाएगा, जिससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा। लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो, हमें पता है साइन आई बाय साइन आर, जो स्नेल लॉ है, स्नेल्स लॉ, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, इजंट इट? ये इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है, तो साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अब या अगर आई और आर कुछ भी चेंज हुआ, उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी चेंज नहीं होगा। दैट्स व्हाई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द करेक्ट ऑप्शन। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर सी। हीट अब्सॉर्ब ड्यूरिंग चेंज ऑफ फेज डिपेंड्स ऑन व्हाट? ओके, चेंज ऑफ फेज मतलब लेटेंट हीट के बारे में बोला जा रहा है। ओके, जब फेज चेंज होता है उस टाइम पे लेटेंट हीट होता है। तो अब देखो फॉर्मूला याद रखना, मैं तुम लोगों को हमेशा बोलता हूं कि फॉर्मूला से जाओ। ओके, हमें पता है Q इज इक्वल टू M इंटू एल, जहां पर L है स्पेसिफिक लेटेंट हीट, M इज द मास एंड Q इज द अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब्ड और रिजेक्टेड, एंड दिस इज द लेटेंट हीट, इजंट इट? तो किस किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यहां पर पूछा गया है मास, चेंज इन टेम्परेचर। तो ऑब्वियसली देखो इस फॉर्मूला में टेम्परेचर तो है ही नहीं, तो इसीलिए चेंज इन टेम्परेचर इज रॉन्ग। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यहां पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो नहीं है, तो इसीलिए ये भी डिपेंड नहीं करेगा। सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मास के ऊपर। क्यों? क्योंकि Q इज इक्वल टू ml, तो अगर M चेंज होगा तो अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट भी चेंज होगा। Q अगर ज्यादा लोगे, मतलब सॉरी M अगर ज्यादा लोगे, ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, तो ऑब्वियसली जो वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट होगा एब्जॉर्ब और रिजेक्टेड, दैट आल्सो विल बी हायर। ओके, तो मास के ऊपर डिपेंड करेगा। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सी हो गया, अभी क्वेश्चन नंबर डी। ईएमएफ ऑफ अ सेल इज ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू द टर्मिनल वोल्टेज व्हेन द सेल इज ओपन इन अ सर्किट। अब देखो यहां पर मैं थोड़ा एक सर्किट को ड्रॉ कर देता हूं। देखो ये अपना सर्किट है जिसका ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस है कैपिटल आर। ये अपना सेल, ये है इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये है ओपन। ओके बच्चों, ओपन सर्किट है, क्योंकि यहां पर ऐसे ही बोला गया है इन केस ऑफ एन ओपन सर्किट। तो ईएमएफ ऑफ अ सेल और टर्मिनल वोल्टेज, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन होता है? हमें पता है एप्सिलॉन इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज V प्लस IR, इजंट इट? मतलब पोटेंशियल ड्रॉप ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस, इजंट इट? अब देखो अगर सर्किट ओपन है तो अमाउंट ऑफ करंट कितना है? 0। अगर करंट 0 है तो एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू V। और ये मैंने एक शॉर्ट वीडियो में तुम लोगों को एकदम प्रैक्टिकल करके दिखाया है, तो ऑब्वियसली चैनल में देख लेना तुम लोग। ओके, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू V, सो दैट्स व्हाई इक्वल टू द टर्मिनल वोल्टेज व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट। समझ में आया बच्चों? आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर द टर्न्स रेशियो इज व्हाट? अब देखो एक ट्रांसफार्मर में जो टर्न्स रेशियो होता है, हमेशा ये याद रखना है कि n सेकेंडरी बाय n प्राइमरी होता है। मतलब सेकेंडरी बाय प्राइमरी, ऐसे इसको बोला जाता है टर्न्स रेशियो। टर्न्स रेशियो, ओके। तो देखो अगर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो ऑब्वियसली ns is greater than np, isn't it? सेकेंडरी ट्रांसफार्मर में जो नंबर ऑफ टर्न्स है दैट विल बी हायर देन द प्राइमरी ट्रांसफार्मर, तभी ना जाके उसका स्टेप अप होगा, isn't it? मतलब वोल्टेज बढ़ेगा। तो सेकेंडरी ट्रांसफार्मर का जो टर्न्स रेशियो है दैट विल बी हायर देन प्राइमरी। तो इफ ns is greater than np, that then ns by np will be greater than 1, isn't it? समझ में आया बच्चों? So this will be more than 1 or greater than 1. So that's why this is the correct option. आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एकदम प्रॉपर एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, रिकॉल क्वेश्चन है। द न्यूक्लियर रेडिएशन विथ लोएस्ट आयोनाइजिंग पावर। तो जो लोएस्ट आयोनाइजिंग पावर है दैट इज गामा। ओके, तो गामा रे हैज लोएस्ट आयोनाइजिंग पावर। ओके बच्चों, आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। मैंने यूट्यूब में एक अच्छा यूट्यूबर को देखा, ठीक है, एक टीचर को मैंने देखा जिन्होंने इसका आंसर गलत किया है। ओके, तो ऑब्वियसली इसको अच्छे से देख लो बच्चों। क्या बोला गया है?
अ नॉन यूनिफॉर्म काइट इज हैंगिंग फ्री। तो देखो ये जो काइट है, या इसको एक नॉन यूनिफॉर्म काइट के तौर पे दिखाया गया, मतलब इसका मास भी नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है, इसका जो साइड है वो भी नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। ओके, फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री एज शोन, स्टडी द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग। ओके, तो ये है अपना ब्रांच, ये है अपना काइट। फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज द मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन ऑफ इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, तो देखो बच्चे यहां पर कैसे हम लोगों को निकालना है। यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी आर। और नेक्स्ट में बोला गया सपोर्ट योर आंसर टू ए विथ अ रीजन। तो यहां पर हम लोगों को रीजन भी लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को समझाऊंगा, उसके बाद ये भी बता दूंगा तो लिखना क्या है। ओके बच्चों, अब देखो यहां पर ये है वायर कि अब अगर देखो इस वायर से एकदम एक सीधा लाइन अगर ड्रॉ किया जाए, एकदम एक सीधा लाइन, ओके, तो ऑब्वियसली अगर ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में अगर है, तो नेट टॉर्क क्या है? जीरो। तो ऑब्वियसली ये वाला पोर्शन का जो मोमेंट है अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और इस वाले पोर्शन का जो मोमेंट है अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दैट विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट, इजंट इट? मतलब क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, तब जाके ये नेट टॉर्क जीरो होगा, मतलब ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब ये रोटेट नहीं करेगा। ओके नो? तो ऑब्वियसली यहां से इस हैंगिंग वायर से अगर तुम एक डायरेक्ट लाइन ड्रॉ करो, तो देखो इस ये कौन से लाइन के ऊपर से जा रहा है? आर के ऊपर से जा रहा है ना, तो ऑब्वियसली आर विल बी द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। समझ में आया बच्चों? और यहां पर लिखना क्या है? तो देखो आंसर मैंने यहां पर लिख दिया है, center of gravity and point of suspension is on the same line, means will be on the same line. That time only the body will be in dynamic equilibrium. Okay, तो इसको हमें लिखना है। ओके, दिस विल बी द करेक्ट आंसर, मतलब करेक्ट रीजन। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ of a sound wave produced by a vibrating wire is shown below। तो देखो यहां पर एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ओके, पूछा क्या गया है, हाउ विल यू एडजस्ट द टेंशन इन द वायर टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ पीआर। अब यहां पर धोखा मत खा जाना लेंथ ऑफ पीआर सुन के। तो देखो ये है पी टू आर तक है, ये टाइम एक्सिस है, तो यहां तक है टाइम पीरियड, इजंट इट? मतलब यहां से यहां तक एक कंप्लीट वेव है, तो एक कंप्लीट वेव के लिए जो टाइम लगता है दैट इज टाइम पीरियड, इजंट इट? पूछा गया है हाउ विल यू एडजस्ट द टेंशन इन द वायर टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ पीआर। मतलब तुम्हें टाइम पीरियड कम करना है, टाइम पीरियड को तुम्हें कम करना है, इजंट इट? अब देखो एफ इज इक्वल टू 1/2L रूट ओवर टी बाई पाई आर स्क्वायर डी। अब देखो यहां पर L इज द लेंथ ऑफ द वायर, T इज टेंशन, तो यहां पर धोखा मत खा जाना। ये देखो ये है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, ओके, दिस इज टाइम पीरियड। तो F is 1/2L, L is length, T is the tension in the string, R is the radius and D is the density of the string. Okay, तो टाइम पीरियड को हमें क्या करना है? टाइम पीरियड को कम करना है, ओके, रिड्यूस करना है, तो इसीलिए मैंने ऐसे एरो देकर दिखाया है। okay? अगर टाइम पीरियड को रिड्यूस करना है तो क्या करें? अब देखो फ्रीक्वेंसी और टेंशन कैसे रिलेटेड है? F is directly proportional to root over T। तो अगर टाइम पीरियड को रिड्यूस करना है तो फ्रीक्वेंसी को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। और अगर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना पड़ेगा तो टेंशन को क्या करना पड़ेगा? टेंशन को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, इजंट इट? तो मैं वायर का स्ट्रिंग का जो टेंशन है उसको बढ़ाऊंगा, टेंशन विल बी इंक्रीज्ड। ओके, क्योंकि टेंशन अगर इंक्रीज करेगा तभी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा और टाइम पीरियड घटेगा। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट में क्या पूछा गया है, तो यहां पर लिख देता हूं, tension will increase, tension will increase. Next, which characteristics of sound is affected by the reduction in the length of PR? ओके, तो देखो अगर PR कम हो गया मतलब टाइम पीरियड घट गया है, टाइम पीरियड घट गया है, isn't it? अब अगर टाइम पीरियड घटेगा तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, isn't it? अब अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हुआ है? पिच चेंज हुआ है, क्योंकि मतलब फ्रीक्वेंसी अगर कम ज्यादा होता है तो उसके ऊपर
पिच चेंज होता है, isn't it? तो पिच विल चेंज, तो पिच इज द आंसर। एम आई क्लियर? आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? पहला क्वेश्चन, a ray of light enters a rectangular glass slab submerged in water at an angle of incidence 55 degree. तो I is equal to 55 degree. Does this ray undergo TIR, total internal reflection, when it moves from water to glass? तो कहां से कहां तक गया है? वाटर से ग्लास तक गया है। जस्टिफाई योर आंसर। क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास वाटर इंटरफेस इज 54 डिग्री, तो C इज इक्वल टू 54 डिग्री। तो ऑब्वियसली यहां पर C तो लेसर है I से, लेकिन एंगल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का दो कंडीशन फुलफिल होना पड़ता है। पहला, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। दूसरा, जो लाइट रे है, रिफ्रैक्शन जो हो रहा है, मतलब लाइट रे जो पास हो रहा है, वो डेंसर से रेयरर मीडियम तक जाना है। ओके, उसको तो डेंसर टू रेयरर अगर रिफ्रैक्शन हो तभी, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा हो क्रिटिकल एंगल से, तभी जाके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ओके, अब देख लेते हैं यहां पर रिफ्रैक्शन जो हो रहा है दैट इज वाटर टू ग्लास। अब वाटर इज रेयरर मीडियम, ग्लास इज डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, इजंट इट? तो यहां पर तो रेयरर से डेंसर तक हो रहा है, और कंडीशन क्या है? डेंसर से रेयरर तक होना है, इजंट इट? तो कैसे होगा? तो ऑब्वियसली नो TIR, नो TIR। और उसके साथ साथ जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई योर आंसर में क्या लिखेंगे? कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज light ray must travel from denser to rarer medium, but since water is rarer with respect to glass, that's why there will be no total internal reflection. Am I clear बच्चों? समझ में आया? आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसके पहले बोल देता हूं, ऑब्वियसली नो TIR इसके लिए 1 मार्क्स होगा, और जस्टिफिकेशन के लिए नेक्स्ट 1 मार्क्स होगा। Am I clear? 2 मार्क्स है टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द न्यू कलर कन्वेंशन, which color of wire is connected to the metal body of the appliance? अब देखो मेटल बॉडी के साथ कौन सा कलर कनेक्टेड होता है, मतलब कौन सा वायर कनेक्टेड होता है मेटल बॉडी के साथ? हमें पता है अर्थ वायर, इजंट इट? अब देखो अकॉर्डिंग टू न्यू कन्वेंशन, अर्थ वायर का कलर क्या होता है? उसका कलर होता है ग्रीन और येलो। ओके, तो ऑब्वियसली हमें ये आंसर लिखना पड़ेगा, ग्रीन और येलो। अर्थ इज नॉट द आंसर। ओके, अगर अर्थ लिख दोगे तो दैट विल बी रॉन्ग, तो इसके लिए 1 मार्क्स। द स्विच ऑफ द अप्लायंस, अब देखो अप्लायंस का जो स्विच होता है ऑब्वियसली उसको लाइव वायर के साथ कनेक्ट किया जाता है, लाइव वायर, लेकिन लाइव वायर इज नॉट द आंसर। लाइव वायर का जो कलर होता है अकॉर्डिंग टू न्यू कन्वेंशन कलर कोड, वो आंसर हो। ओके बच्चों, तो दैट इज ब्राउन। ओके, तो ब्राउन ब्राउन। ओके, आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन नंबर 3। विच आर द 2 alternating current or direct current produces a varying magnetic field when it flows through a conductor? अब देखो अगर डायरेक्ट करंट हुआ, कंडक्टर से जा रहा है, तो उसके लिए एक मैग्नेटिक फील्ड तो होगा। हमें पता है F इज इक्वल टू BIL। ओके, अब देखो अगर करंट का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा तो ऑब्वियसली बी में भी कोई चेंज नहीं होगा, मैग्नेटिक मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी है उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर करंट का वैल्यू में, करंट का जो मैग्नीट्यूड है उसमें अगर चेंज हुआ, वो कब होता है? AC में होता है। तो अगर AC करंट होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट होगा, ये वाला ऑल्टरनेटिंग करंट, तभी जाके हमें एक वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। समझ में आया? आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई इन इंडिया। प्रॉपर एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, सबको पता है, दिस इज 50 हर्ट्ज। ओके बच्चों, आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब बाय 200 ग्राम ऑफ पैराफिन वैक्स। तो M इज इक्वल टू 200 ग्राम टू मेल्ट कंप्लीटली एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट, at its melting point. Okay, specific latent heat of fusion of paraffin wax is this much, मतलब L is equal to 146 जूल पर ग्राम। तो सिंपल क्वेश्चन है
Q is equal to ml. अब m is 200, L is 146, so that will be 29200. This much of joule is the answer. समझ में आया बच्चों? आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. क्या बोला गया है देखो, कॉपर वायर इज wound अराउंड अ स्टील बार FT. तो ये अपना स्टील बार है. ओके, करंट इज अलाउड टू पास थ्रू द कॉइल फॉर सम टाइम एंड देन द बार इज रिमूव्ड. ओके, यहां से करंट गया और उसको उसके बाद बार को रिमूव कर दिया गया. ओके, ड्रॉ ओनली द मैग्नेटाइज्ड बार FT एंड मार्क इट पोल्स. ओके, तो अगर तुम्हें ये ड्रॉ करना है, ये मैं यहां पर ड्रॉ करके दिखाता हूं. देखो बच्चों, चलो ये है अपना FT. ओके, देखो ये है F, ये है T. पूछा क्या गया है, ड्रॉ ओनली द मैग्नेटाइज्ड बार FT एंड मार्क इट पोल्स. अब देखो करंट यहां से फ्लो हो रहा है, दिस इज I करंट फ्लो हो रहा है, तो यहां से जा रहा है, ऐसे जा रहा है. तो अगर तुम यहां से देखो, यहां से अगर तुम देखो तो ऑब्वियसली करंट फ्लो कैसे हो रहा है, ऊपर जा रहा है, उसके बाद नीचे आ रहा है, इजंट इट? तो ऐसे जा रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, इजंट इट? तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज गया तो ऑब्वियसली इस साइड पे नॉर्थ होगा और इस साइड पे साउथ होगा. तो यहां पर इस साइड पे साउथ, तो यहां पर मैं यहां पर नॉर्थ लिख देता हूं, यहां पर साउथ लिख देता हूं. ओके बच्चों, तो ये हुआ. अगर ये तुम ड्रॉ करोगे तो इसके लिए तुम्हें मिलेगा 1 मार्क्स, नॉर्थ और साउथ ड्रॉ करने के लिए. नेक्स्ट, trace two magnetic field lines of force around FT clearly indicating the direction. तो यहां पर देखो ऑब्वियसली हमें ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, यहां से लेकर नॉर्थ से लेकर सीधा साउथ में आ जाओ और फिर अंदर भी ड्रॉ कर लो फॉर सेफ्टी. ओके, हमें मार्क्स थोड़ा सा भी लूज नहीं करना है. और ऑब्वियसली यहां पर तुम्हें जो डायग्राम का जो डायरेक्शन है, मतलब फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है वो भी शो करना है. तो बाहर होता है नॉर्थ टू साउथ, अंदर होता है साउथ टू नॉर्थ. दो ड्रॉ करना है तो ऑब्वियसली ऐसे कर दो और फिर बाहर से लेकर आके यहां पर ज्वाइन कर दो. ओके बच्चों, यहां पर भी नॉर्थ नॉर्थ, अंदर भी इसका डायरेक्शन शो करो. ओके बच्चों, तो अगर ये कर दोगे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए तुम्हें और 1 मार्क्स मिलेगा. समझ में आया? आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ करंट फ्लोज थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ओके, state the change you would expect in its resistance and resistivity. Okay, current flows through a metallic conductor. अब देखो करंट अगर एक कंडक्टर से फ्लो होगा, हमें क्या पता है, वो कंडक्टर हीट अप हो जाएगा. अगर उस कंडक्टर का हीट बढ़ेगा, हीट अगर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस, कंडक्टर है तो ऑब्वियसली इसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा. isn't it? Heat will increase, then resistance will also increase. और रेजिस्टिविटी क्या होगा, अब देखो रेजिस्टिविटी सिर्फ एक चीज के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज हीट और टेम्परेचर. ओके ना, तो ऑब्वियसली अगर टेम्परेचर बढ़ेगा इन केस ऑफ कंडक्टर तो ऑब्वियसली उसका रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज कर जाएगा. ओके बच्चों, समझ में आया? तो बोथ विल बी इंक्रीज. तो 1 and 1 मार्क्स. ओके, आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में. सो बच्चों, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए और इसी क्वेश्चन से हमारा जो वीडियो है, ये वीडियो ये खत्म हो. ओके बच्चों, तो चलो ये क्वेश्चन एकदम लास्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया दिया गया है. एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन भी बढ़िया था, ये क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया है. तो देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. क्यूरियम इज अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट विद अ सिंबल ऑफ CM96247. मतलब इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 96 और जो मास नंबर है दैट इज 247. ओके बच्चों, नेम्ड इन ऑनर ऑफ मैडम क्यूरी. द ग्राफ ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन वर्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फॉर सम एलिमेंट आर शोन बिलो. तो यहां पर देखो along x axis नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, along y axis नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है. Which point on the graph indicate the element Cm? अब देखो यहां पर एटॉमिक नंबर, मास नंबर तो मिल गया, लेकिन हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना पड़ेगा. तो देखो यहां पर Z इज नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी A माइनस Z. मतलब ये हो जाएगा 247 माइनस 96 विच इज 151. ओके, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 151. तो अगर ग्राफ में देखे तो देखो यहां पर
96 एटॉमिक नंबर वाला, 96 नंबर ऑफ प्रोटॉन वाला R भी है, Q भी है, P भी है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में 151 किसका है? देखो ये है 150, ये है 150, तो उसके बाद एक ज्यादा मतलब 151, तो दिस इज द आंसर। ओके, तो आंसर विल बी P। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट इज which point on the graph indicates daughter nucleus after CM undergoes radioactive decay of 1 alpha followed by 2 beta? Okay, अब देखो इसको मैं दिखाता हूं तुम लोगों को। अगर ये अपना CM है जिसका एटॉमिक नंबर इज 96 एंड मास नंबर इज 247, अगर यहां से एक अल्फा गया तो ऑब्वियसली ये, अगर मैं इसको Y लिख दूं तो ये हो जाएगा 96 माइनस 2 मतलब 94 एंड 247 माइनस 4 मतलब 243। ओके बच्चों, अब दो बीटा पार्टिकल, एक और बीटा पार्टिकल जाने से क्या हो जाता है? हमें पता है बीटा पार्टिकल जाने से मास नंबर सेम रहता है, एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाता है, इजंट इट? तो इसको अगर मैं Y1 लिख दूं तो 94 प्लस 1 मतलब 95 और 243 में कोई भी चेंज नहीं होगा मास नंबर, इजंट इट? और एक बीटा पार्टिकल मतलब, और एक बीटा पार्टिकल मतलब इसको अगर Y2 लिख देते तो 95 से और एक ज्यादा मतलब Y2 अगर है तो 95 से और एक ज्यादा मतलब 96 और 243 में कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि मास नंबर विल रिमेन द सेम। ओके, अब देखो 96 और 243 मतलब अगर यहां पर करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब Z इज 96 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दैट इज 243 माइनस 96 विच इज 147। अब ये कहां पर है? देखो 96 नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब यहां पर है, ठीक, और 147 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मतलब ये है 148, उससे एक कम मतलब ये है R। ओके, तो R इज द करेक्ट आंसर, तो यहां पर R विल बी द करेक्ट आंसर। एंड लास्ट में क्या पूछा गया है? सी में स्टेट द मास नंबर ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस। तो ऑब्वियसली देखो जो डॉटर न्यूक्लियस है उसका मास नंबर तो ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल ही लिया है, दैट इज 243। तो स्टेट मतलब सिर्फ अगर लिख दोगे तब भी तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। समझ में आया बच्चों? सो दिस वाज आवर सेक्शन ए। ओके, तो आई होप तुम लोगों को समझ में आया है और ऑब्वियसली तुम लोगों ने जो भी आंसर लिखा है उसके साथ मैच करवा लो और देख लो कि कितना मार्क्स तुम लोगों को आ रहा है, और ऑब्वियसली वो कमेंट में लिखना कि सेक्शन ए में कितना मार्क्स आया। इसके साथ साथ ही मैं तुम लोगों को मतलब नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी दे। ओके बच्चों, तो आज के लिए यही तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो और फोड़ते रहो। थैंक यू।